हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई तैयारी तो सबकी अच्छी चल रही होगी, पर उस तैयारी को और अच्छा तभी बनेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो आज की क्लास में मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और सारे वही सवाल हैं जो आपके लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये वाला सवाल तो अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हर एक सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तभी सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, रुपए 5 25 का कितने प्रतिशत है? जब भी हम प्रतिशत हमें निकालना हो तो ध्यान रखना क्या का से जो पहली संख्या है वो हमेशा पॉइंट में रहेगी। तो हम इसको करेंगे रुपए 5 25 का कितने प्रतिशत है, तो हम इसको लिखेंगे वही रुपए 5 25 का 25 का। तो ध्यान से देख लो, का से पहले 25 लिखा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 5/25 और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सोल्व करेंगे बच्चे, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो ये बच्चे 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना अगर आपका लिखा हुआ है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, का से पहले वाली संख्या जो होगी उसको हमेशा बटे में रखना है, और जितना उसका भाग है जो हमें निकालना है उसको ऊपर और इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी सवाल में ये इस तरीके से भी लिखता है कि बी ए का, ऐसे भी लिख लेता है कभी कभी कि बी का कितना प्रतिशत ए है। मैं तुम्हें हर तरीके से बताऊंगा ताकि पेपर में गलत ना हो। बी का कितना प्रतिशत ए है ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, का से पहले जो भी संख्या होगी, जो का से पहले संख्या होगी उसको हमेशा बटे में लिखना है। इस बात का मतलब भी यही है और इस बात का मीनिंग भी यही है, सेम टू सेम दोनों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का लासा 36 है, दो संख्याओं का लासा 36 है, मासा 6 है, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चे अगर हमारे पास दो संख्या है ए और बी और इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, तो आपको पता है ना संख्या और एलसीएम एचसीएफ एक संबंध होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि पहली संख्या 12 है, तो अगर मुझे यहां से एक संख्या निकालनी हो तो एक संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय दी गई संख्या। तो इसी के अनुसार यहाँ पे हमें लास्ट दिया गया 36, मास दिया गया 6 और डिवाइड बाय दी गई संख्या जो कि 6 है। इसको हम हल करेंगे, दी गई संख्या हमारी नहीं 12 है, तो इसको हम हल करेंगे यहाँ से, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 2 से 36 कटेगा 18 बार, तो बच्चे दूसरी संख्या हमारी 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी आपको लासा मासा दिया जाए और साथ में एक संख्या दिया जाए तो आपको क्या करना है, लासा मासा का गुणनफल 36 गुणा 6 और डिवाइड बाय दी गई संख्या से हम करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? संबंध ध्यान रखना, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा और मैस है। इससे हमें एक चीज और भी मिलती है कि कभी कभी वो हमें संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा कि बताओ एचसीएफ क्या है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल जो भी संख्या दी होगी और उसे एचसीएफ से भाग कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। यहीं पर आपको अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इक्वल टू हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय एलसीएम से भाग कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर बच्चे? चार ही चीजें इसमें पूछ सकता है, या तो आपको दूसरी संख्या पूछ लेगा या फिर पहली संख्या या फिर एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसे इसको करना है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 अंकों की महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 4 अंकों वाली का, जो कि 15 10 और 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 9 को जब हम 4 बार लिखते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमसे तो वो संख्या पूछी गई है जो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, 10 15 20 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 10 15 20 जिनसे हमें विभाजित करना है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे बच्चे 10 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो आता होगा आपको, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक क्लास पूरी करा दूंगा इस पर ही। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। 2 से फिर करेंगे 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से करेंगे 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2 और फिर यहाँ से 3 से करेंगे 1 1 1। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया, ये एलसीएम आया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60। तो बच्चे इनका एलसीएम आया हमारा 60। अब हमें तो संख्या बतानी, अब हमें क्या करना है, संख्या निकालने के लिए जो हमारी 4 अंकों की संख्या थी बड़ी से बड़ी जो कि 9999 थी, उसको डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम से, जो कि हमारा 60 एलसीएम था। डिवाइड करते हैं, 61 जा 60, एक बार फाड़ा चलेगा, 9 और 9 में से 6 गया 3, ऊपर से फिर हम 9 उतार लेंगे और 66 जा कितना होता है 360, 36 सिक्का 360,
9 और 9 में से 6 गया आपका 3 बचा। ऊपर से फिर हम यहाँ से 9 उतार लेंगे, 399 हो गया। उसके बाद फिर हम 6 बार पारा चलाएंगे, 36 60 6 जा 360। हमारा शेषफल बचा 9 और 9 में से 6 गया 3, हमारा शेषफल कितना बचा 39। तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि मुझे ज्ञात करनी है, वो संख्या बराबर हो जाएगी 9 9 9 9। बड़ी से बड़ी संख्या में से जो भी शेषफल आया, इस शेषफल को हम माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 और 9, तो 9960 वो वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनसे विभाजित हो जाएगी। और 4 अंकों की इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनसे विभाजित हो। यानी कि आपको यहां से पता चला जितने भी अंकों की वो संख्या कहे आपसे बड़ी से बड़ी और जिनसे हमें विभाजित करने के लिए बोले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। इन संख्या का जो भी एलसीएम आएगा, उस एलसीएम से इतने ही अंकों की संख्या को, जैसे यहाँ पे 4 अंकों की पूछा था, तो 4 अंकों की संख्या को भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी आपका शेषफल बचेगा, इस शेषफल को इस संख्या में से घटा देना है और जो बचेगी वो संख्या आ जाएगी जो इनसे पूरी पूरी विभाजित होगी, 4 अंकों की होगी और इनसे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगला सवाल है आपका, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत हम इसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई दी गई है बच्चे आपको 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चे लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमें दी गई है 15 और चौड़ाई हमारा 10, तो 15 दशा में 150, तो इसका उत्तर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा। क्वेश्चन में बोला गया यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो बच्चों यहां ध्यान देना, यदि कोई धन m गुना होता है और वही धन t2 समय में n गुना होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनका संबंध होता है वो होता है t1 अपॉन t2, पहला टाइम बटे दूसरा टाइम, बराबर होता है m-1 अपॉन में n-1। यहां पर हमें सवाल में दिया गया कोई धन 10 वर्ष में दुगुना होता है, तो यानी कि t1 आपका 10 हो गया और m बराबर आपका 2 हो गया, तो वही कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? t2 हमें बताना है कितने वर्ष में 3 गुना, n बराबर 3 होगा। फिर से हम इसमें वैल्यू रखेंगे, t1 हो गया 10 बटे में t2 बराबर m-1, m कितना है 2, 2 में से एक गया 1 और बटे में n-1, 3 में से एक गया आपका 2 बचा, तिरछी गुणा करेंगे t1 की इधर और 2 की इधर, तो बच्चे t2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये धन 20 वर्ष में 3 गुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, चिंता मत करना, समझा दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। एक व्यक्ति 20 पुस्तकें 1300 रुपए में बेच देता है, यानी कि यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 1300 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस बेचना यानी कि विक्रय मूल्य है हमारा, और उसे 180 रुपए का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना हो गया? 180 रुपए। तो बताओ इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, कितने में इनको ये खरीद के लाया था। तो बच्चों आपको पता है ना, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी और प्लस में जो लाभ होता है तभी मिलकर हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे बच्चे हमें कॉस्ट प्राइस तो ज्ञात करना है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस और माइनस जो भी हमारा लाभ है। तो इसने बच्चे 1300 रुपए में इसको बेचा और लाभ लिया 180, तो 13 में से 180 को माइनस कर देंगे, 0, 10 में से 8 गया आपका 2 और 2 में से 1 गया आपका 1, तो ये बच्चे 1120 रुपए आया। इसका जो क्रय मूल्य था वो 1120 रुपए था। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से करता है, 3/20 भाग रिक्शा से तथा शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है, तो यात्रा की कितनी लंबाई थी, कितनी लंबी यात्रा थी? तो आपको यहाँ पे मानकर चलना है कि मान लो जो टोटल यात्रा थी उस यात्रा की कुल लंबाई x किलोमीटर थी। कितनी थी? x किलोमीटर। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो उस यात्रा का 2/5 भाग रेल से, तो यहाँ पे लिखो रेल से कितना चला? 2/5 भाग किसका? यात्रा का, और यात्रा क्या है? x है, तो रेल से चलेगा वो 2x/5 किलोमीटर। यहीं पर बच्चे 3/20 भाग वो रिक्शा से चलता है, तो अगर हम रिक्शा से देखें तो रिक्शा से चलेगा वो 3/20 किसका? यात्रा का, तो ये आपका 3x/20 हो जाएगा, और शेष 5 किलोमीटर वो पैदल चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल यात्रा तो x थी, x में से माइनस कर दो 2x/5 को, और फिर इसमें से माइनस करो 3x/20 को, यानी कि टोटल यात्रा में से जो रेल से चला उसको माइनस किया और फिर उसमें से जो रिक्शा से चला उसको माइनस किया, और वो बराबर किसके बचेगी? शेष यात्रा के, और शेष यात्रा कितनी थी हमारी? 5 किलोमीटर थी। अब हम इसको हल करेंगे, बटे में एक रखेंगे, 1 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, और 1 और 5 20 का एलसीएम होगा 20, तो 1 से 20 बार 20 ही होगा, तो 20x, 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8x, और 20 ही कम 20 माइनस के 3x बराबर कितना हो गया हमारा? 5।
इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, 20 में से 8 गया आपका 12 और 12 में से आपका 3 गया, कितना बचा आपका यहाँ पे 9। तो 9x/20 बराबर आपका हुआ 5। तिरछी गुणा करेंगे तो ये 20 की गुणा 5 से हो जाएगी, 9x बराबर 20 पंजे 2 और x बराबर बच्चे 100/9 किलोमीटर। तो टोटल यात्रा की जो कुल लंबाई थी वो 100/9 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फिर से समझ लो, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से चलता है, 3/20 भाग रिक्शा से और शेष चलता है पैदल। तो बच्चे हमने यात्रा को मान लिया x किलोमीटर, रेल से चला 2/5 भाग, यानी कि टोटल यात्रा का 2/5 2x/5 हो गया। रिक्शा से चला 3/20 भाग, इसका मतलब रिक्शा से चलेगा 3x/20 भाग और शेष यानी कि जो बचा हुआ था उस यात्रा का वो 5 किलोमीटर पैदल चला। तो टोटल यात्रा थी x में से हमने रेल को माइनस किया और इसी में से हमने रिक्शा को भी माइनस किया और जब हमने माइनस किया तो शेष जो है 5 किलोमीटर के बराबर ही बचेगा। फिर एलसीएम लेके हल किया और x का मान आ गया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगला देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है 51, प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। 3 क्रमागत विषम है तो मान लो आपकी संख्या a b और c, ये 3 क्रमागत और ये भी विषम संख्या है और जब मैं इनको जोड़ता हूं तो जोड़ने पर योगफल मेरा 51 आता है। तो अगर बच्चे आपको 3 क्रमागत विषम संख्याओं को दे रखा है या फिर 5 दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में संख्या कितनी है? 3 है। तो मैं अगर इस इनके योगफल 51 को भाग करता हूं 3 से तो वो हमेशा इनके बीच की संख्या आती है, यानी कि b बराबर हो जाएगा 51/3 और 3 से 51 को काटूंगा तो मेरा संख्या हो गई 17। तो बच्चे 20 की संख्या मुझे मिली 17 और क्योंकि संख्या तो विषम है तो 17 से पहले जो विषम संख्या आती है वो आती है 15 और 17 के बाद में जो विषम संख्या आती है वो आती है आपकी 19। उसने कहा प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? पहली 2 संख्याओं के वर्ग। तो पहली संख्या है 15, इसका वर्ग करेंगे। दूसरी संख्या है 17, इसका भी वर्ग करेंगे क्योंकि ये पहली संख्या ये दूसरी। तो 15 का वर्ग होता है 225 और 17 का होता है 289। प्लस कर लेंगे, 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 1 5। तो उत्तर आएगा 514। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी 3 5 7 इस तरह की संख्या हो तो हम उन्हीं संख्याओं से भाग करेंगे योगफल को तो बीच की संख्या आती। मान लीजिए अगर ये 5 संख्या होती ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या होगी। अगर मैं इन पांचों का आपको योगफल दिया है तो मैं उस योगफल को, जो भी आपको योगफल दिया उस योगफल को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो हमेशा मुझे बीच की संख्या मिलेगी। बाकी आगे पीछे की संख्या अगर सम दी है तो उसके हिसाब से विषम दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 750 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 750 रुपए था, अब जो सामान को बेचा जा रहा है वो 800 रुपए में बेचा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लाभ हुआ 750 रुपए की माल को 800 में और प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 800 माइनस 750, 50 रुपए का हुआ इसको लाभ। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत तो बता दो। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट निकलता है और इनटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे? 50 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 750 और इनटू में हम 100 करेंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। 5 से 15 बार कटेगा और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितना हुआ? 20/3, जो कि होगा 3 6 18, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, दिए गए अंक, कुछ अंक आपको दिए गए हैं 1 4 6 8 9, इनमें से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है और प्रत्येक प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है हमें, क्या बनेगी? तो बच्चे अगर सम संख्या बनानी है तो लास्ट वाला आपका अंक सम ही होना चाहिए। तो जब मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ी संख्या मैं कैसे लिखूंगा? पहले सबसे बड़ा अंक लिखूंगा 9 8, फिर लिखूंगा 6 और फिर लिखूंगा 1 और फिर 4। वैसे तो मैं 4 1 लिखता लेकिन मुझसे सम संख्या पूछी है तो इन अंकों से इनसे बड़ी सम संख्या नहीं बनाई जा सकती। 98,614। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको यहाँ तक के सवाल समझ में आए कि नहीं। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 2 इसके बचे हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले मुझे ये बताओ ये सवाल समझ में आए कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब आप 100% तैयारी कर रहे हो मेहनत के साथ। और साथ ही मुझे अपना मूल्यांकन करके बताया करो कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने आपने एग्जैक्टली सही किए हैं और कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।